जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज का यह सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम सभी समझेंगे कोलोजियल सिस्टम, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रोसेस से होती है। ये प्रोसेस मतलब ये सारी चीजें बहुत डीपली और बहुत विधिवत हम सभी आज इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि क्या है इसके पीछे की राजनीति। क्या संविधान में जिस प्रकार से लिखा हुआ है इनकी नियुक्ति उसी प्रकार से होती है? तो इसका आंसर है जी नहीं। संविधान में जजों की नियुक्ति जिस प्रकार से लिखी गई है, आज के समय में जजों की नियुक्ति उस प्रकार से नहीं होती है। तो ये कैसे इसमें परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से वर्तमान समय में नियुक्ति होती है, यही सारी इस बातें जो है इस वीडियो में हम सभी करते हैं। तो हम सभी शुरुआत करते हैं इसके संविधान में आखिर क्या लिखा है, किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो संविधान के आर्टिकल 124 के फर्स्ट एंड सेकेंड में दो बातें कही गई हैं। पहले में क्या कहा गया है कि जो जजों की नियुक्ति होगी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो जजों की नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहली बात ये आप लोग ध्यान सुनिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो करेगा जजों की नियुक्ति, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा, ये संविधान की जो बातें लिखी वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा होगा, सपोज कीजिए जब कोई हटेगा भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से, तब ही तो दूसरा आएगा। तो जो रहा होगा उसके तथा अन्य दो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कि जो अभी तक जो प्रोसेस था कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा, ये पहले में लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा ये संसद की सलाह से करेगा, तथा जो पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा होगा और दो सीनियर जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य दो वरिष्ठ जज से मेरा तात्पर्य है कि जो पद में, उसके बाद में प्रोफेशन में और एज में बड़े हों, उन्हें वरिष्ठता दी जाती है। उनसे परामर्श लेकर, परामर्श मतलब सलाह लेकर करेगा, प्लस सलाह लेकर करेगा। अब यहां पर संविधान में एक बात है कि सलाह जैसे भाई आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आपने सलाह तो जाना, लेकिन हाँ आप उसे करें या ना करें इसके लिए आप बाध्य नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, इसके लिए आप उसे करें या ना करें बाध्य नहीं है। तो ये हमारा संविधान कहता है कि जो जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, उसके बाद में संसद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहा होगा और अन्य दो वरिष्ठ जजों की सलाह से जो है राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है। ये कहता है संविधान। इसी बेस पर नियुक्ति हो भी रही थी पुराने समय में। अब पुराने समय में जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए गए। अब हम इसको शुरुआत से बिल्कुल लेकर चलते हैं कि ये भाई हमारा संविधान कह रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है, ये आप लोग समझिए। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनाए गए, उस समय नेहरू जी ने वरिष्ठता के आधार पर इन लोगों को नियुक्ति देना स्टार्ट कर दिया। वरिष्ठता मतलब जो बड़ा हो, बड़ा मतलब जो एज में, प्रोफेशन में प्लस ज्यादा दिन से काम कर रहा हो, उसे वरिष्ठता दी जाती थी। ये डिसाइड किया जाता था उस समय कि आप इतना क्वालिफाई हैं, आपने इतना दिन से काम किया है और आपकी एज इतनी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जज बनने के योग्य हैं। मानसिकता देखते हुए कि हाँ इनकी कोई कहीं बीमार न रहे हों, ये सारी चीजें देखते हुए वरिष्ठता दी जाती थी। हाँ एक बात ध्यान से सुनिएगा, वरिष्ठता में हाई कोर्ट के जज के पद पर आप कितने दिन से कार्यरत हैं ये आपके कार्य अनुभव में साझा नहीं किया जा सकता था, मतलब नहीं जोड़ा जाता था। क्लियर है? तो उस समय वरिष्ठता के आधार पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बनाए जाते थे। लेकिन यहीं पर एक मोड़ आया, वहीं से इसमें राजनीति स्टार्ट हुई और वही राजनीति आज भी ये कोलोजियम सिस्टम का जन्मदाता है। क्या हुआ कि एक बार केशवानंद भारती जी, बात है यह 23 अप्रैल 1973 की, केशवानंद भारती इनकी बात कहां से आई, ये थोड़ा सा मामला इसमें बहुत ज्यादा अपना अहम भूमिका रखता है। यही मामला समझने वाली बात है।
23 अप्रैल 19, तब तक तो सब ठीक चल रहा था, जो वरिष्ठ आता था उसको जज बनाया जाता था। लेकिन केशवानंद भारती जी एक ये फैसला दिए, किस संबंध में, एक बार संविधान में कुछ संशोधन हुआ, वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती जी ने एक फैसला सुनाया। इनका फैसला क्या था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब बात आई कि ये फैसला केशवानंद भारती जी ने क्या कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूल ढांचा क्या होगा? केशवानंद भारती जी ने मूल ढांचे को परिभाषित करते हुए कहा कि भाई मूल ढांचा क्या है संविधान का। तो इन्होंने कहा कि यह भी वक्त पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा और इसमें वृद्धि व कमी भी की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब अधिक चीजें, मतलब जब कोई मामला पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है ये मूल ढांचा है, आप इसे नहीं बदल सकते हैं, या फिर कोई पहले से मूल ढांचा कह दिया गया है उसको कमी किया जा सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था। अब संविधान परिवर्तन का काम कौन करता है? संसद करती है। संसद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत ही बारीक बातें हैं। अब भाई अगर संविधान परिवर्तन जो काम होगा, संविधान में संशोधन जो काम होगा, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में ले रहा है, मतलब प्रधानमंत्री की पावर में कमी की जा रही है। बात समझ रहे हैं ना? ये सिस्टम क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी के पावर में कमी, एक प्रकार से सिंपल बात कि अगर आप मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचा क्या होगा ये भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, तब सिंपल सी बात कि प्रधानमंत्री के पावर में कमी है ना। अब इनके ऊपर भाई इस बात को लेकर भारतीय संघ द्वारा केस कर दिया गया, मतलब भारत सरकार द्वारा। उस केस में केशवानंद भारती जी के तरफ 7 और अन्य तरफ 6 7-6 से फैसला दिया गया। मतलब 13 जज टोटल उसमें बैठे थे। उस समय की सबसे बड़ी जुडिशरी थी वो, मतलब सबसे ज्यादा जजों वाली। 7 जज केशवानंद भारती जी के पक्ष में थे, 6 जज विपक्ष में थे। तो 7-1 से भाई केशवानंद भारती जी की बात मानी गई कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा जानता है कि हमारे पक्ष की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाने की बात है। तो 7-1 से फैसला आया। अब बात समझिएगा, अभी तक क्या होता था, यहीं तक ये बात है 25 अप्रैल 1973 की। ये 23 अप्रैल 1973 को फैसला आया है। 25 अप्रैल 1973 में अनाउंस हुआ है नए चीफ जस्टिस कौन बनाए जाएंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल उस समय खत्म हो गया था। तब क्या हुआ, जो 7 जजिए थे, इन्हीं में से 4 जज ऐसे थे जो कि वरिष्ठ थे, उनके बाद उनका नंबर आना था, उनके बाद उनका नंबर आना था। ये 4 जज वरिष्ठ थे, लेकिन ये 4 जज जो थे ये सरकार के खिलाफ थे। अल्टीमेटली आप जान लीजिए भाई, जब केशवानंद भारती जी के मतलब पक्ष में जो गया वो अल्टीमेटली सरकार के खिलाफ गया। अब जो सरकार के खिलाफ गया उसे सरकार चीफ जस्टिस क्यों बनाए, जबकि नंबर इन्हीं 7 में से 4 जज ऐसे थे जिनका नंबर था। भाई वरिष्ठता के आधार पर तब तक जज बनाए जा रहे थे। तब इन सभी को हटाकर प्रेम नारायण कुछ करके नाम था उनका, उनको जज बनाया गया, जो कि इस 6 जजों में शामिल थे। यहां से शामिल हो गई जजों की नियुक्ति में राजनीति। बात समझ पाए? फिर क्या हुआ, इन 4 जजों ने त्याग पत्र दिया अपने पद से। त्याग पत्र देने के बाद इन लोगों ने केस कर दिया कि भाई हमें क्यों नहीं जज बनाया गया। तब जिस सिस्टम केस इन लोगों ने किस बात पर की, यहां पर क्या था, संविधान क्या कहता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति संसद से तथा सलाह लेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा अन्य 2 वरिष्ठ जजों से। सलाह मतलब कंसल्ट करेगा, CONSULT, कंसल्ट करेगा। कंसल्ट का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्करेंस है, CONCURRENCE, कॉन्करेंस मतलब सहमति। और ये आर्टिकल 132 के आधार पर कहा जाता है कि संविधान के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करता है कि ये संविधान में ये नहीं, ये बातें लिखी हुई है, तो उस बात को सुलटाने का यानी कि सुलझाने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। 132 ये बात कहता है। ठीक है, तो जब केस किया गया कि कंसल्ट का मतलब कॉन्करेंस है या नहीं, कंसल्ट मतलब सलाह, कॉन्करेंस मतलब सहमति,
इस बात पर हुआ केस कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सहमति लेना अनिवार्य है कि नहीं है। तब इस बात पर केस हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कंसल्ट मतलब होता है कॉन्करेंस, मतलब सहमति। जो ही यह बात आई त्यों ही क्या हुआ कि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति की जरूरत है कि किसे जज बनाया जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति का पावर था वो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में चला गया। मतलब जानते हैं क्या हुआ कि राष्ट्रपति बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहमति के किसी जज की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तब फिर बात यहाँ पे क्या निकल के आई कि अब भाई जब चीफ जस्टिस इसमें मेन हो गया, तब चीफ जस्टिस ने एक कोलोजियल सिस्टम लगा दिया। जब राष्ट्रपति बिना इससे पूछ के कुछ कर ही नहीं सकता है तो इसका मतलब क्या रह गया। तब चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में एक कमेटी होती थी जिसका खुद वो चीफ जस्टिस अध्यक्ष होता था सीजीआई, और 2 अन्य जजेस होते थे उसमें। ये तीनों मिलकर जिसके पक्ष में बहुमत होता था उसे जज बना देते थे। राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज देते थे, भैया आप इनको जज बना दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अभी भी पावर था। हाँ, भले इसकी सहमति लेना जरूरी था लेकिन पावर राष्ट्रपति के हाथों में ही था। तो यहां से जो ये सिस्टम चला यही कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। फिर आगे जाके आज के सिस्टम क्या है कि सीजेआई और शायद 6 अन्य जज मिलकर ये प्रस्ताव जो भी मतलब उसमें सीजीआई की सहमति मस्ट है। जिसको सीजीआई मान लीजिए 6 लोग एक तरफ किसी को कह रहे हैं, उसमें सीजीआई की सहमति नहीं है तो उसे जज नहीं बनाया जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसमें से 6 टोटल 7, जिसे 4 लोग प्रस्ताव कर दें और इन 4 में एक सीजीआई हो, उसे प्रस्ताव देकर राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा कि भैया इसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुमत यहाँ जरूरी है, लेकिन बहुमत के साथ साथ सीजीआई की परमिशन भी जरूरी। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन सबसे ज्यादा मस्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा कि आप इनको जज बना दीजिए। यहाँ पे नाम भी प्रस्तावित किया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा। एक बात इसमें बहुत तगड़ी रह जाती है जो मैं बताना बार बार चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम को परिवर्तित करने का अभी तक कोई नियम नहीं लाया गया। एक बार 99वां संविधान संशोधन जो कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल NJAC प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गठित किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसमें कमी क्या थी, एक वीडियो इसके लिए मैं बनाऊंगा जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज भी यही प्रोसेस चलता है सीजीआई की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए सब पूरा यही काउंसिल होती है। यही लोग राष्ट्रपति को नामिनेट कर देते हैं कि आप इनको जज बना दीजिए, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। ये बात कहीं ना कहीं गलत है कि अमेरिका, ब्रिटेन, आप किसी भी देश को ले लीजिए, जो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका का जो हेड होता है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका ही करती है। अब अपने यहाँ ये एक मतलब जो 132 है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो पावर ले गया है, भविष्य में इस बात को संशोधित करके कार्यपालिका को ये शक्ति दी जानी चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। और इसी प्रकार से अब जज की नियुक्ति होती है, जबकि शुरुआत में क्या था और अब क्या है। ये लोग नाम प्रस्तावित करके राष्ट्रपति को भेजते हैं, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, जज नियुक्त हो जाते हैं। ये प्रोसेस मुझे कहीं ठीक नहीं लगा। आप लोग बताइएगा कैसा है प्रोसेस है, क्या आपको सही लगता है कि नहीं सही लगता है। आने वाली वीडियो में मैं NJAC का जो थोड़ा मामला है ये समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। होप करता हूं कि आप सभी ये बात अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।